If you took humanities in 12th grade and you are worried what to do next, so this video is going to be really helpful for you guys. Please keep watching. Hi guys, this is your Yashashwini Kashyap and welcome back to my channel Hey Yash. In this video I am going to share some tips that how you can manage your 12th grade if you are a humanities student. Like I am going to share how I was a student in my whole student journey. Till the 8th grade I was a student who used to score above 90%. Like I was first, second, third या fourth, fifth में आ जाती थी. 90% से above आ जाते थे. Parents were happy with me. But when I came into 9th grade, I feel 9th grade is the most difficult part of your whole student journey, because in this class you were introduced with bio, physics, chemistry एंड मैथमेटिक्स ऑफ कोर्स, बट उसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. एंड 9th में आई स्कोर्ड प्रिटी वेल, लाइक 80% आए थे कुछ इस हिसाब से. तो पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी कि हाँ चलो इतना तो कर लिया. उसके बाद इन 10th ग्रेड द कोरोना पेंडेमिक हिट. कोरोना पेंडेमिक में तो आपने सबको पता है कि आपने कैसे पढ़ा है. एंड इन 11th ग्रेड आई शिफ्टेड फ्रॉम वन स्कूल टू अनदर because I had to choose humanities and my parents were quite supportive in this, क्योंकि उन्होंने मुझे दो चॉइस दी थी, या तो तुम नॉन मेडिकल पढ़ लो या तुम फिर आर्ट्स पढ़ लो. तो नॉन मेडिकल में आई वॉज नॉट श्योर बिकॉज उसमें मुझे आगे जाके इंजीनियरिंग करनी पड़ती, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी बिग सपोर्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बिकॉज मुझे नहीं करनी थी. मेरे बाकी सारे फ्रेंड्स कॉमर्स में चले गए थे, नॉन मेडिकल में चले गए थे, and I was the alone one who chose humanities over them because मुझे humanities करनी थी. नॉन मेडिकल I was not the one who can choose नॉन मेडिकल and go for engineering. नॉन मेडिकल मैं पढ़ लेती +2 में, नो डाउट, बट ह्यूमैनिटीज़ उसके बाद पढ़ना इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स डू दैट कि पहले वो नॉन मेडिकल पढ़ लेते हैं, मेडिकल पढ़ लेते हैं, तब उनको हिट होता है कि चलो अब हमें ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना है, हमें कॉमर्स पे जाना है. नो, दैट्स नॉट द केस फॉर मी. मेरे को पहले ही क्लियर रहना था कि व्हाट आई नीड टू स्टडी एंड व्हाट आई हैव टू स्टडी. उसके बाद आई कैन टेल यू गाइस कि 11th से 12th में जाना इज़ ऑल्सो अ बिग टास्क, क्योंकि कोरोना उस टाइम पे बस हटा था, तो 11th में इतनी स्टडी नहीं हुई थी. 12th में वॉज द रियल पीरियड व्हेन यू हैव टू स्टडी. और 11th में जब मैं आ गई थी तो उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ ऑप्शन इस तरीके से लिया जाता है, सबके दिमाग में यही चलता है कि ह्यूमैनिटीज़ वो बच्चे लेते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, वो बच्चे लेते हैं जिनको पढ़ना नहीं है, जिनको कुछ और अपने पापा का बिज़नेस संभालना है, कुछ करना है, ये वो. तो वो चीज़ों को मैं अपनी सपोर्ट नहीं करती हूँ. ह्यूमैनिटीज़ अच्छे बच्चे भी लेते हैं, जैसे मैंने लिया था. एंड उस टाइम पे ह्यूमैनिटीज़ को, बट मेरे पेरेंट्स वर क्वाइट सपोर्टिव इन दिस, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बोला कि चलो ठीक है तुम ह्यूमैनिटीज़ पढ़ लो बट अच्छा स्कोर करना, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में देयर इज़ अ स्कोप दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल. तो ह्यूमैनिटीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया. बट ह्यूमैनिटीज़ मैंने पढ़ लिया बिकॉज देयर वर सो मैनी ऑप्शंस इन ह्यूमैनिटीज़. यू कैन डू लॉ, यू कैन गो इनटू फैशन, यू कैन go into UPSC and any other government exam, teaching, anything you can do. ठीक है. उसके बाद I scored good. I scored 93% in my +2 and I was the second one, and it was the first batch in our school who studied arts. So that's how the period come, and without any further delay, let's start how you can manage, and I am going to share some tips, so let's go. So number 1 tip is know the syllabus. Guys, please know your syllabus, because आप अगर CBSE स्टूडेंट हो या कोई भी आपकी साइट है HP बोर्ड के हो या कहीं से UP बोर्ड के हो, आप अपनी साइट पे जाओ, cbse.in करके डाल दो कि सिलेबस दो, और वो आपको पूरा प्रोवाइड करा देगा सिलेबस. 2025 का, 2024 का, वो सब जगह करा देगा. एंड जब आप पढ़ोगे सिलेबस तो मेरे द रियल थिंग आई एम टेलिंग यू कि जब आप पढ़ते हो सिलेबस को, ठीक है, तो क्या होता है, जैसे अब मेरा पॉलिटिकल साइंस है. इन माई टाइम जब मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी थी तो उसमें एडिट टॉपिक्स थे.
थे उसमें टॉपिक्स, बुक में थे, जैसे नाटो था बट उसमें आपको एक्सटेंडेड वे में नहीं बताया था, तो उसके लिए आपको अलग इन्फॉर्मेशन निकाल के खुद पढ़ना था। तो इसके लिए आपको कैसे पता लगेगा कि नाटो एक्सटेंडेड टॉपिक है या आशियन एक्सटेंडेड टॉपिक है, तो आप कैसे पढ़ोगे? इसलिए पहले अपना सिलेबस राइट डाउन कर लो प्रॉपरली। इफ़ यू राइट इट डाउन देन यू नो कि हाँ ये चीज़ टिक हो गई है, ये चीज़ पढ़ ली है। अगर यू गेट टू नो अबाउट योर सिलेबस। बहुत बच्चे लास्ट मंथ में पहुंच जाते हैं अपने कोई भी ईयर के, लाइक 11th के या 12th के फाइनल टाइम पे, उनको सिलेबस ही पता नहीं होता है कि हाँ हमें ये भी पढ़ना था, हमें ये भी पढ़ना था, ये टॉपिक एक्स्ट्रा था, ये टॉपिक एक्स्ट्रा था। इसलिए पहले अपना सिलेबस राइट डाउन प्रॉपरली कर लीजिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम टेबल्स। आई थिंक टाइम टेबल इज़ अ वेरी बिग मिथ कि आपको टाइम टेबल बना लो तो आपका बहुत अच्छा स्टडी स्केड्यूल बन जाता है। फॉर मी टाइम टेबल नेवर एवर वर्क। आई ऑलवेज यूज़ टू स्टडी कि जितना होता था, अगर 2 चैप्टर पढ़ लिए तो पढ़ लिए, 1 चैप्टर पढ़ा तो पढ़ लिया, 3-4 पेजेस पढ़ लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती थी क्योंकि मेरी इतनी लिमिट नहीं थी। जैसे आप जिम जाते हो या आप सिंगिंग क्लासेस जाते हो या डांस क्लासेस जाते हो, आप कोई भी ट्यूशन कोचिंग जाते हो, अगर आपको वैसे तरीके से अपना प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है तो यू कैन गो फॉर इट। आई एम नॉट सेइंग कि टाइम टेबल्स इज़ अ रॉन्ग थिंग बट इट नेवर वर्कड फॉर मी, टू बी ऑनेस्ट। नंबर 3 पॉइंट इज़ how you can make your notes. Guys, this is the question that I want to know the answer of from so many times. Like I was मैं कंफ्यूज हो जाती कि नोट्स बनाऊँ कैसे, कहाँ से बनाऊँ यार, इतने बड़े बड़े टॉपिक हैं कि कोई नोटबुक ले लूँ, एक्स्ट्रा बुक ले लूँ या कुछ और कर लूँ, कुछ यूट्यूब से देख लो। नहीं, नोट्स आप खुद बनाओगे एंड आई विल टेल यू हाउ यू मेक नोट्स। पहली बात तो आपका कोई टॉपिक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कोई टॉपिक है, आपको क्या करना है? सबसे पहले PYQ से क्वेश्चन निकालें कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज़ हड़प्पन सिविलाइजेशन, कब से कब तक चला, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, क्या फाइंड्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, वो आप उस पर टॉपिक लिख दोगे कि क्वेश्चन लिख दोगे। जैसे स्टिकी नोट्स आते हैं, चिपका के लिख दिया इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर में भी आपको हेल्प हो जाएगा, 8 नंबर वाले में भी आपको हेल्प हो जाएगा। एंड गाइस, जब मैं आपको बता देती हूँ फ्रॉम द लाइव एग्जाम्पल। जैसे अब ये बुक है, इकोनॉमिक्स की बुक है बट दिस इज़ अ थ्योरी बुक। तो अगर आप इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन पढ़ रहे हो और उसमें आपको क्वेश्चन निकालना है तो क्या निकलेगा? व्हाट आर द इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स टेकन इन लिबरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल वाले रिफॉर्म्स क्या होंगे? तो ये इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स होंगे। एंड गाइस, अगर आपको बुक में मार्क नहीं करना है, ठीक है, तो आप स्टिकी नोट्स चिपका के कर दो। और दूसरी बात, अगर आप लिख रहे हो अपनी नोटबुक में और आप ऐसे लिख रहे हो कि ये लिख दिया आपने अबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, अगर आपने ये लिख दिया और इसके नीचे कुछ नहीं लिखा, तो गाइस वैसे नोट्स नहीं बनेंगे। व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, मेक देम प्रॉपरली, अदरवाइज डोंट मेक इट। बिकॉज आपको अगर आप 3-4 महीने के बाद पढ़ रहे हो वही चीज़, आपको फाइनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हो, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। आप बोलोगे कि यार ये पढ़ लिया, अब इसके आगे एक टॉपिक निकाल दूँ अगला, तो वैसे नहीं होता है। आपको अगर नोट्स बनाने हैं, आप भूल जाओगे कि आपको कैसे क्या करना था उस टॉपिक पे, क्या उसके पॉइंटर्स थे। वैसे बनाओगे तो उसको ढंग से बनाओ और उसको ढंग से पढ़ने की कोशिश करो। दैट्स हाउ आई एम सेइंग। समझ गए आप? अगर आपको एक क्वेश्चन, कोई टॉपिक है, नोट्स बनाइए, PYQ से निकालिए क्वेश्चंस और उस पर लिखिए कि 8 और 3 नंबर पे क्या पूछा जा सकता है। 1 नंबर वाले तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। सो दिस इज़ माई से ऑन नोट्स। नोट्स आर द बिग एस्पेक्ट इन ह्यूमैनिटी स्टूडेंट, आई एम सेइंग एंड आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज truth. And now we'll move to the next topic, that is without studying, focus on current news. Okay, in this point what I'm saying, don't ever depend on your NCERT books. मैं कैसे ये चीज़ को कन्वे करना चाहती हूँ कि आप ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हो, आपको न्यूज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आप अपनी लाइब्रेरी चले जाओ, आप अपनी बुक्स, अपनी न्यूज़पेपर उठा लो, हिंदू उठा लो। आई एम नॉट सेइंग कि आप वो न्यूज़ पढ़िए कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या बोल दिया, बीजेपी की प्रवक्ता ने क्या बोल दिया, स्पेन का क्या से। नो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। आपको ये चीज़ पढ़नी है कि इंटरनेशनल अफेयर्स में क्या हो रहा है,
इकोनॉमिक्स अफेयर्स में क्या हो रहा है, पॉलिटिकल अफेयर में कौन सा लॉ पास हो रहा है या क्या, मतलब अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको तो वो पढ़ना ही पड़ेगा। बट अगर आपको वो अगर आपको इंटरेस्टिंगली अगर थोड़ा पढ़ना है, तो जैसे अब नाटो है, अगर आपको नाटो की टर्म पहले पता होना चाहिए, आप कहीं बैठ रहे हो, यूनेस्को का पता होना चाहिए, यूएन पता होना चाहिए। अब वो कब बना, कहाँ बना, वो भी आपको 1 नंबर में पूछा जा सकता है। बट अगर आपको नाटो के बारे में कुछ पूछा जा रहा है और अगर आप उसके बारे में लिख दो कि स्वीडन एंड फिनलैंड आर द न्यूएस्ट मेंबर्स हु जॉइन नाटो, तो उस पर थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। टू बी ऑनेस्ट पड़ता है। अगर उसमें आपको 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया नाटो में, आप क्या लिखोगे ज़्यादा। अगर आपको कुछ नॉलेज होगी कि यूएन में ये चल रहा है, नाटो में ये हो रहा था, ये सब चीज़ें आपको न्यूज़ से पता लगती हैं। तो ट्राई टू डिपेंड ऑन द न्यूज़ ऑल्सो, क्योंकि मेरे टाइम पे माय पॉलिटिकल साइंस टीचर वो बहुत अच्छे से हमारे को इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाती थी कि तुम बच्चे 2 न्यूज़ तुम ले आना, तुम 2 न्यूज़ लेना और कल क्लासरूम में न्यूज़ पढ़ना। उस तरीके से हम थोड़ा इन्वॉल्व हो जाते थे कि क्या हो रहा है हमारे सराउंडिंग में, और इसमें थोड़ी डिबेट हो जाती थी, बच्चों का अलग व्यू हो जाता था, इधर से अलग व्यू आ जाता था। तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में हमारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। और फिर हम अपनी जब किताबें उठाते थे एनसीईआरटी बुक्स, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि अच्छा ये इसकी वजह से ही तो ये इम्पैक्ट हो रहा है, इसकी वजह से ही तो ये रीजंस हैं, ये कॉन्सिक्वेंसेस है। तो ये चीज़ें आपको इस तरीके से पढ़नी पड़ती हैं। ओके, सो नंबर 5th पॉइंट इज़ दैट फॉर इकोनॉमिक्स मेक अ नोटबुक फॉर इकोनॉमिक्स के लिए देखो, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो आपके लिए अकाउंटेंसी डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हो तो आपके लिए इकोनॉमिक्स डिफ़िकल्ट हो जाता है, जैसे मेरे लिए या सब बच्चों के लिए हो गया था एक टाइम पे। तो मैंने क्या किया था, इन 11th ग्रेड आई न्यू कि अगर मेरी कोई बैंड बजाएगा तो वो इकोनॉमिक्स ही होगा, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स के लिए 12th में पहले शुरू से ही नोटबुक बनाना चालू कर दी थी। आई स्टार्टेड मेकिंग अ नोटबुक। एंड अगर आप गाइस ये सोच रहे हो, जैसे अगर आपको पूछा जा रहा है एक्सप्लेन हाउ बैंक रेट इज़ हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट, ये क्वेश्चन मैंने लेजिट PYQ से निकाला था कि ये पूछा जाता है बहुत बार। तो इसकी वजह से आप बैंक रेट को पहले डिफाइन कर दो, उसके बाद ये बता दो राइज इन बैंक रेट, राइज इन उसकी वजह से बैंक रेट की वजह से मार्केट रेट में इंटरेस्ट आ जाता है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में राइज आ जाता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आ जाता है, एंड इन द लास्ट फॉलिंग सप्लाई। ये सब चीज़ें आप ऐसे एरो करके अगर आप पढ़ा रहे हो, रेपो रेट क्या है, ये सब चीज़ें, यार गाइस ये नोटबुक मैंने नहीं बनाई है घर पे स्कूल से जाने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि आप नोटबुक बनाने बैठो। नो, मैंने ये नोटबुक क्लास में ही बनाई है। जब आपके सर या टीचर या मैम आपको पढ़ा रही हैं तो प्लीज़ उनकी बात सुनो। अगर आप उनकी बात सुनोगे ना, आपके भेज में कुछ जाएगा। आई नो क्लास में मस्ती होती है, बट अगर आप उस टाइम पे ये पढ़ना अच्छे से चालू कर दो, अपने नोट्स उसी टाइम बना दो। अब जैसे हमारे को होमवर्क मिलता था कि न्यूमेरिकल करके आओ 3-4 या 10-12, तो हम उसको करके आते थे, मैं करके आती थी कि हाँ चलो थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से अगर आप अपने इकोनॉमिक्स को लोगे, जो आप क्लास में सुन रहे हो उसके उसी टाइम नोट्स बना दो, उसको थोड़ा घर जाके रिवाइज़ कर लो, दैट्स इट। आपको ज़्यादा एफर्ट्स लेने नहीं है। और जब आप घर जाके PYQs देखोगे और आपको समझ आएगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 3 नंबर में, 8 नंबर में, तो उस तरीके से ये आपको बेनिफिट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं। एंड द 6th एंड द अटमोस्ट पॉइंट ऑफ दिस कन्वर्सेशन इज़ दैट कि आपको अपने रिविजन पे फोकस करना है। मार्च अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी और जब एट द एंड मेरे 93% आ गए। अगर मैंने मार्च अप्रैल से स्टार्ट की होती है तो मेरे ज़्यादा परसेंटेज आते हैं, क्योंकि मैंने नवंबर से पढ़ाई स्टार्ट की थी। आई वॉज अ चिल स्टूडेंट। मैंने इतनी सीरियसली नहीं, मतलब पढ़ाई करना मैं इतना सीरियस नहीं लेती हूँ, बट जब मैं सीरियस लेती हूँ आई टेक इट रियली सीरियस। तो उसके बाद क्या हुआ था कि नवंबर में मैंने पढ़ना चालू कर दिया। वेट, अगर आपको ये लग रहा है कि नवंबर में मैंने ये नोट्स बनाना चालू करे थे, नो, मैंने शुरू से नोट्स बनाए थे, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम्स में तो सब आना था, दोनों सेमेस्टर्स के आने थे। तो मैंने उस चीज़ को उस तरीके से लिया था कि मैंने नोट्स बनाना चालू कर दिए थे। बट इन नवंबर इट टुक द स्टडीज़ वेरी सीरियसली।
ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, रिवीजन अगर आप करते रहोगे इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बिकॉज आप एक बात सुनो, अगर आपको यूएन की डेट पता लगनी है कि कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, यूनेस्को का पता करना है, अगर आप बार बार वो चीज़ नहीं पढ़ोगे ना तो आपको आगे जाके वन वर्ड में वो बहुत डिफ़िकल्टी देगा। क्योंकि वन वर्ड में 1955, 1956, 1977 आप सोच लो, इवन इकोनॉमिक्स वाली इस वाली बुक में, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आपको वन वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। एंड द डेट्स यू हैव टू रिमेंबर is so many. So please guys, focus on the revision. If you are not revising your topics again and again, it will be very difficult for you. So yeah, these are the 5 to 6 points that I managed to make for you guys, because ये चीज़ मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगी थी। अगर आपको वीडियो और इससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो प्लीज़ गाइस कमेंट डाउन बिलो, आई एम here to help you, and thank you for watching it till the end if you have, and please like, share, comment, subscribe. Bye.